हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। ईपीएफओ एपीएफसी एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के क्रम में ही हम अब डिस्कस करते हैं लेबर लॉज के एमसीक्यूज। देखिए, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, लेबर लॉज और ये जो करंट अफेयर्स हैं, बाकी जीएस है, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिससे मैक्सिमम क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, स्कोर कर सकते हैं। इसके अलावा मैथ्स है, इंग्लिश है, ये सब की प्रिपरेशन तो आपके जनरल चलती है बहुत सारे एग्ज़ाम्स के अंदर, क्योंकि आई होप कि आप बहुत सारे टाइप के एग्ज़ाम्स देते होंगे। आप बैंक्स, एसएससी, यूपीएससी के एग्ज़ाम्स आप सभी लोग देते होंगे। ये जो अपॉर्चुनिटी है एपीएफसी के एग्ज़ाम के लिए, जिसमें 74 पोस्ट हैं और अब 10-12 दिन मुश्किल से बचे हैं, तो लास्ट टाइम में एमसीक्यूज़ के थ्रू रिकॉल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब लास्ट बार एग्ज़ाम हुई थी आई थिंक 2021 में भी, तो उसमें भी लास्ट में मैंने लेक्चर्स बनाए थे, उससे 15-20 क्वेश्चंस आए थे जो लास्ट के इस तरह के लेक्चर्स आए थे एमसीक्यूज़ की सीरीज़ के। तो वो बड़ा लकी रहा और इस बार भी ये मोस्ट प्रोबेबल एमसीक्यूज़ मैंने बनाए हैं। सो आई होप कि ये आपके काम आएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट प्लेस्ड। देखो, कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल का मतलब ये नहीं है कि जो आर्टिकल होते हैं, आर्टिकल 1, 2, 3, 4 इस कॉन्स्टिट्यूशन के जो होते हैं, ये एक वैसे एज ए टर्म लिखा गया है कि कौन से आइटम में आते हैं। आपको पता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से एक होती है यूनियन लिस्ट, जिसके अंदर पार्लियामेंट को कानून बनाने का अधिकार होता है, ठीक है। सेंट्रल लिस्ट या यूनियन लिस्ट उसको बोलते हैं, और वो यूनियन लॉज होते हैं, जिसमें अधिकार किसको होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को, या पार्लियामेंट बोलते हैं उसको, क्योंकि कानून तो पार्लियामेंट बनाती है, लेजिस्लेटिव बॉडी तो पार्लियामेंट है। एक होती है स्टेट लिस्ट, जिसके अंदर स्टेट गवर्नमेंट जो है या स्टेट का लेजिस्लेचर वो कानून बनाता है। उसके अंदर सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, जैसे आप देखेंगे लैंड है, पुलिस है, और जिसको लॉ एंड ऑर्डर बोलते हैं, हेल्थ हो गया। ये अलग अलग आइटम्स हैं जो कि कैटेगराइज किए गए हैं। कुछ यूनियन लिस्ट में हैं, कुछ स्टेट लिस्ट में हैं, कुछ हैं कॉन्करेंट लिस्ट में, जिसके अंदर दोनों ही स्टेट और सेंटर दोनों ही के लेजिस्लेचर कानून बनाते हैं। तो इसका आंसर होगा सी, कॉन्करेंट लिस्ट। दोनों में ही आता है कॉन्करेंट लिस्ट में एंट्री 22 से 24 में, जिसमें दोनों ही लेजिस्लेट करने का अधिकार रखते हैं। नेक्स्ट है कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020। ये कौन कौन से लेजिस्लेशंस को मर्ज कर रहा है। हमें पता है कि मोर देन 44 जो हैं लेबर लॉज हैं, जो कि 4 कोड्स में, लेबर कोड्स के अंदर मर्ज हो रहे हैं, ठीक है, सारे मिलके। तो ये कैटेगराइज कर दिया है, इनको बड़ी कैटेगरी बना दी है 4। तो ये कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है इस एग्जाम के हिसाब से। इसमें कौन कौन से लेजिस्लेशन मर्ज होंगे? ईपीएफ एक्ट 1952, ईएसआई एक्ट 1948, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट है, पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट है 72 का। तो इनमें से कौन कौन से आएंगे? अब सबसे बड़ी चीज़ ये है, डोमेन क्या है, सोशल सिक्योरिटी का है। ईपीएफओ क्या करता है? ईपीएफओ जो कंट्रीब्यूशन पीएफ का लेता है एम्प्लॉय से और एम्प्लॉयर से, उसी में से पीएफ जो इसको बोलते हैं भविष्य निधि, प्रोविडेंट फंड और पेंशन देता है। तो ये सब क्या है, ये इंपॉर्टेंटली किसी भी एम्प्लॉय का कोई ख़राब फेज़ है, जब वो काम ना कर पाए या फिर ओल्ड एज के अंदर, उसका सहारा बनेंगे ये फंड। तो ये सोशल सिक्योरिटी इंश्योर करते हैं, मतलब जो उसके लिए मुश्किल है करना, क्योंकि वो खुद सिस्टमेटिक लाइफ नहीं जी पाता है और उसके वेजेस कम है, काफ़ी कम है, इसलिए उसके लिए लॉ बनाया गया है और वो मैंडेटरीली उनके ऊपर इम्पोज किया गया है कि एम्प्लॉयर्स उसको फॉलो करें। तो ये सोशल सिक्योरिटी इंश्योर करते हैं। तो ईपीएफ कानून भी ऐसा करता है, ईएसआई भी ऐसा करता है, मैटरनिटी बेनिफिट भी ये है, पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट है। इन सब के अंदर इंस्ट्रक्शन क्या है? इन सब के अंदर इंस्ट्रक्शंस हैं कि एम्प्लॉयर जो है, और ये जो ऑटोनमस बॉडीज़ हैं, ईपीएफओ है, ईएसआईसी है, इनके लिए इंस्ट्रक्शंस हैं इन एक्ट्स के अंदर, और ये सपोर्ट देते हैं उनको अलग अलग तरह से। तो इनके डिटेल आपको पता होंगे, आपने पढ़े होंगे, आगे क्वेश्चंस में भी हम देखते हैं। तो इसका आंसर होगा सभी इसमें आएंगे। नो सोशल वेलफेयर लेजिस्लेशन है जिसमें ईपीएफओ, ईएसआई, मैटरनिटी बेनिफिट, पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर सोशल सिक्योरिटी एक्ट, ये सब मर्ज हो जाएंगे सोशल सिक्योरिटी कोड। नेक्स्ट, अंडर द वेज कोड 2020 फ्लोर वेज इज फिक्स्ड बाय। फ्लोर वेज, मिनिमम वेज, इनका नाम आपने बहुत सुना होगा, लेकिन माइन्यूट सा डिफरेंस होता है और बहुत सटल है। तो इसमें ये बोला है कि फ्लोर वेज, देखिए मिनिमम वेज से अलग होता है।
पहले फ्लोर वेज डिसाइड होता है, और ये इसमें बहुत सारे फैक्टर देखे जाते हैं कि एकदम लिविंग कंडीशन क्या है और कहाँ पर है, ये सब चीज़ें इस पर फैक्टर होते हैं। उसके हिसाब से क्वेश्चन है कि इसके लिए ऑथोराइज कौन है, फिक्स कौन करता है फ्लोर वेज को, क्योंकि सबसे बेसिक चीज़ है ये। तो इसमें आंसर होगा सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट को ही अधिकार इसमें दिया गया है कि वो फ्लोर वेज डिसाइड करती है, और फिर स्टेट गवर्नमेंट जो है वो अपना मिनिमम वेज डिसाइड करती हैं, और वो फ्लोर वेज से कम नहीं हो सकता है, उससे कम नहीं हो सकता है ये मिनिमम वेज। ठीक है, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। ये नेशनल लेवल मिनिमम वेज है एक तरह से। तो मिनिमम वेज के नाम से जो टर्म है वो लीगल टर्म अलग है। इसको समझाने के लिए यहाँ पर इस लाइन में लिखा गया है कि फ्लोर वेज इज नेशनल लेवल मिनिमम वेज सेट अप बाय सेंट्रल गवर्नमेंट दैट स्टेट्स कैन नॉट गो बिलो। और जो मिनिमम वेज जो टर्म होता है लीगल टर्म, वो लीगली रिक्वायर करता है क्या, कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट इसको डिसाइड करें। जैसे हमने कल डिस्कस किया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी अपनी मिनिमम वेज डिसाइड करती है स्किल्ड अनस्किल्ड सेमी स्किल्ड वर्कर्स के लिए, ऐसे ही स्टेट गवर्नमेंट्स भी अपने अपने स्टेट में करती हैं, लेकिन फ्लोर वेज से नीचे वो नहीं जा सकते हैं किसी भी कंडीशन में। ठीक है, तो ये है। अब जैसे एग्जांपल लें किसी स्टेट का, मान लीजिए राजस्थान एक स्टेट है, तो उसके अंदर अनस्किल्ड वर्कर के लिए 259 रिसेंट में चल रहा था पर डे। तो ये तो स्टेट गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है मिनिमम वेज, लेकिन सेंट्रल का जो मिनिमम वेज है जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है वो काफ़ी ज़्यादा है इससे। तो स्टेट गवर्नमेंट्स का नॉर्मली काफ़ी लो रहता है, लेकिन वो फ्लोर वेज से नीचे नहीं जा सकते हैं। देखो, लीगल बेस लाइन ये होती है। ठीक है, और इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ही ऑथराइज होती है। इसमें दोनों अपने अपने रिलीज करते हैं, लीगली बाइंडिंग है, ये भी लीगली बाइंडिंग है दोनों। अब किसके लिए, देखो स्टेट गवर्नमेंट जब इशू करती है अपनी मिनिमम वेज, तो वो लीगली बाइंड है किसके लिए, कि फ्लोर वेज से नीचे ना जाए। अब जो मिनिमम वेजेस जो डिक्लेयर होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के या स्टेट गवर्नमेंट के, उनके लिए एम्प्लॉयर लीगली बाइंड है कि वो उसके नीचे पे ना करे मिनिमम वेज। जो वो मिनिमम वेज डिसाइड हो गया है उसके नीचे किसी को पेमेंट नहीं दिया जाएगा, उससे ऊपर ही दे सकता है वो। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन 4। द कॉम्पनसेशन एक्ट प्राइमरली डील्स विद डिस्प्यूट बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉइज इंक्लूडिंग कॉम्पनसेशन फॉर रिट्रेंचमेंट, या जिसको बोलते हैं परमानेंट ले ऑफ। तो क्या ये करेक्ट है? कॉम्पनसेशन एक्ट 1920s में आया था, तो वर्कमैन कॉम्पनसेशन एक्ट पहले बोलते थे और ये कॉम्पनसेशन एक्ट कहलाता है। तो क्या इसके अकॉर्डिंग ऐसा है कि ये प्राइमरीली उन डिस्प्यूट से डील करता है जब एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयर के बीच में डिस्प्यूट हो, और उसके अंदर जो परमानेंट ले ऑफ के टाइम पर जो कॉम्पनसेशन होता है उससे भी क्या डील करता है। तो देखो, इंपॉर्टेंट बात यह है कि कॉम्पनसेशन एक्ट है, और ये मेनली इसलिए बनाया गया है कि जो वर्क प्लेस के ऊपर इंसिडेंट होते हैं जिसमें किसी की डेथ भी हो जाती है कई बार, और डिसेबलमेंट भी हो जाता है, जो इंजरी, मेनली जो इंजरी जो होती है वर्क प्लेस के ऊपर, वर्क प्लेस पर, उसके रिगार्डिंग कॉम्पनसेशन देने की बात है। ठीक है, ये जो है रिट्रेंचमेंट, परमानेंट ले ऑफ, ये अलग चीज़ होती है। इसका प्रोविजन जो है वो कॉम्पनसेशन एक्ट में ना होके आईडी एक्ट में होता है, इसलिए ये लाइन गलत हो जाएगी। नेक्स्ट है, एज पर द एक्ट द स्टेट गवर्नमेंट पेज अमाउंट टू द एम्प्लॉई इफ पर्सनल इंजरी इज कॉज्ड टू ये एम्प्लॉई है बाई एक्सीडेंट अराइजिंग आउट ऑफ लैंड इन द कोर्स ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट। तो देखो, एक्सीडेंट अगर हो गया जो कि उसके एम्प्लॉयमेंट के कारण हुआ है, उसके वर्क प्लेस पे हुआ है, या उसके एम्प्लॉयमेंट के कंडीशन के कारण ही ऐसा कोई एक्सीडेंट हो गया, तो उस टाइम पर क्या स्टेट गवर्नमेंट पे करती है अमाउंट एज पर कॉम्पनसेशन एक्ट। तो ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि इसमें लिखा गया है, देखिए ये आपको बहुत ध्यान रखना है क्या लिखा हुआ है ऑप्शन में। इसमें एम्प्लॉयर पे करेगा, स्टेट गवर्नमेंट नहीं। आंसर इसका होगा डी, नन। एम्प्लॉइज कॉम्पनसेशन एक्ट 1923 जो कि 2017 में अमेंड भी हुआ है, पूरे इंडिया पे एक्सटेंड होता है। जो हैजर्डस ऑक्यूपेशंस होते हैं उसकी लिस्ट जारी होती है, ठीक है, उसके शेड्यूल 2 में आता है। तो उनके एम्प्लॉइज़ के ऊपर ये अप्लाई होता है, क्योंकि मैक्सिमम चांस होते हैं उनके साथ इंजरी होने के। जो हैजर्डस ऑक्यूपेशन है, कोई जैसे कोई केमिकल फैक्ट्री है, या कोई स्टोन क्वेरी है, इस तरह की है, ये सब कुछ आर्म फोर्सेस पर्सनल के ऊपर ये अप्लाई नहीं होता है, ध्यान रखना है।
ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, एम्प्लॉयर मस्ट पे द कॉम्पनसेशन, एम्प्लॉयर पे करेगा, स्टेट गवर्नमेंट नहीं। इंजरीज कॉज्ड बाय एक्सीडेंट ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट और ऑक्यूपेशनल डिजीजेस की लिस्ट है इसके शेड्यूल 3 में, ये आपको ध्यान रखना है। ऑक्यूपेशनल डिजीजेस शेड्यूल 2 में तो क्या है, हैजर्डस ऑक्यूपेशंस हैं, और ऑक्यूपेशनल डिजीज जो है वो शेड्यूल 3 में है। ये क्वेश्चन पूछा गया है बहुत बार, ध्यान रखना। और इसमें एम्प्लॉयर की लायबिलिटी होती है, कॉम्पनसेशन पे करेगा। लायबिलिटी कब नहीं होगी कि अगर मान लीजिए कोई डिसेबलमेंट है, वो टेम्पररी है और वो 3 दिन से कम का है, ठीक है। मान लीजिए 2 दिन तक का कोई आदमी जो है वो उसको कोई डिसेबल हो गया, वो हाथ सुन पड़ गया या फिर वो उठ नहीं पा रहा है, कुछ ऐसा है, लेकिन अगर वो 3 दिन से कम है तो उस केस में उसको कॉम्पनसेशन पे करने की कोई बाध्यता नहीं है, और चाहे तो कर सकता है, मानवता के नाते करना भी चाहिए उसको, लेकिन इस एक्ट के अकॉर्डिंग उसके ऊपर बाध्यता नहीं है। और इंजरी अगर कॉज हुई है एम्प्लॉय की, मान लीजिए उसने नशा कर रखा है, शराब पी रखी है, या फिर जानबूझकर उसने विलफुल डिसोबीडियंस किया है, माना नहीं है कोई इंस्ट्रक्शन, या फिर उसने सेफ्टी डिवाइस को रिमूव किया है, तब भी लायबिलिटी नहीं होगी एम्प्लॉयर की। नेक्स्ट है, एम्प्लॉयर प्रोवाइड्स लमसम कॉम्पनसेशन फॉर इंजरी, डेथ और डिसेबलमेंट अराइजिंग आउट ऑफ एंड इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज पर द कॉम्पनसेशन एक्ट 1923। देखो क्या ये बात सही है कि एज पर कॉम्पनसेशन एक्ट एम्प्लॉयर प्रोवाइड करता है लमसम कॉम्पनसेशन फॉर इंजरी, डेथ या डिसेबलमेंट के लिए, तो बात सही है, लमसम अमाउंट ही इसमें दिया जाता है क्योंकि वो कॉम्पनसेशन है। नेक्स्ट है, एज पर ESI 1948 एक्ट द एम्प्लॉयर हैज टू गिव मेडिकल बेनिफिट्स, सिकनेस बेनिफिट, मैटरनिटी बेनिफिट और भी हैं टू द एम्प्लॉइज। देखो बहुत छोटा सा कैच है इसमें, अब जब एक सीक्वेंस में क्वेश्चन आ रहे हैं तो कई बार हम उसी फ्लो में गलती कर देते हैं। इसमें एक चीज़ लिखी है कि एज पर ESI एक्ट ये बेनिफिट तो मिलते हैं सारे, सिकनेस बेनिफिट, मेडिकल बेनिफिट, मैटरनिटी बेनिफिट, फ्यूनरल एक्सपेंस वगैरह सब मिलते हैं, लेकिन पे कौन करता है, एम्प्लॉयर नहीं। एम्प्लॉयर के ऊपर तो कंडीशन ये होती है कि अगर 10 या 10 से ज़्यादा एम्प्लॉय हैं, ठीक है, तो उसको ESI में रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी है, और उसकी एस्टेब्लिशमेंट के अंदर जिनके ग्रॉस वेजेस 21,000 या उससे कम है, मतलब कि ग्रॉस वेजेस क्या होते हैं, एक होता है बेसिक, एक होता है DNS अलाउंस होता है, कुछ ट्रैवल अलाउंस भी देते हैं, HRA भी देते हैं, और कोई और भी इंसेंटिव हो सकता है, तो ये सारे मिला के जो बनता है वो ग्रॉस वेज होता है, ठीक है। ये ग्रॉस वेज के ऊपर लागू होता है ESI एक्ट। तो जिनका 21,000 से कम है उन्हीं के लिए ही ये अवेलेबल है ESIC की बेनिफिट जो है ESI एक्ट के अकॉर्डिंग। पे कौन करेगा, एम्प्लॉयर नहीं, इसमें ESIC पे करता है, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। ये जो बॉडी है EPFO की तरह है, ये सिस्टर कंसर्न है, ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के अंडर बॉडी है, ये जैसे EPFO है वैसे ही ESIC है। और तीसरा होता है चीफ लेबर कमिश्नर, ये जो CLC जो ऑफिस होता है, तो ESIC इसमें पे करेगा। तो आंसर इसका हो जाएगा ओनली 1, पहला सही है। ESIC के अकॉर्डिंग मेडिकल बेनिफिट होते हैं, सिकनेस बेनिफिट होते हैं, मैटरनिटी बेनिफिट होते हैं, डिजेबिलिटी बेनिफिट होते हैं, फ्यूनरल एक्सपेंस होते हैं, डिपेंडेंट बेनिफिट होते हैं, और ये रेगुलरली ESIC पे करता है, एम्प्लॉयर नहीं करता डायरेक्टली। एम्प्लॉयर क्या करता है, एम्प्लॉयर मंथली रिटर्न्स देता है, और जैसे EPFO में ये होता है ना कि 12% उसके वेजेस का, एम्प्लॉय के बेसिक प्लस DA का 12% काटता है, 12% खुद मिलाता है, जो हमने पढ़ा था कुछ लास्ट लेक्चर्स में EPFO में, वैसे ही ESIC में भी लिमिट होती है, ठीक है, जिसमें 0.75 और 3.25 ये परसेंटेज होते हैं ग्रॉस वेज के, जो कि मंथली रिटर्न के रूप में ESIC में जमा करने पड़ते हैं मंथली। EPFO की तरह ESIC में भी एम्प्लॉयर जमा करता है, तो ये काम एम्प्लॉयर का है, उसके बाद ये सब देने का, बेनिफिट देने का काम ESIC का है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेलवेज एंड पोस्टल सर्विसेज आर नॉट नोटिफाइड एज पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज रिक्वायरिंग 14 डेज स्ट्राइक नोटिस। देखो पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज या इमरजेंसी सेवाएं जिनको नॉर्मली बोल देते हैं, तो क्या रेलवेज की और पोस्टल सर्विसेज में नहीं आती हैं, जिनमें अगर कोई स्ट्राइक वगैरह होगी तो 14 डे का नोटिस देना पड़ता है। और पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज एक्ट डील्स विद द डिफाइनिंग एंड लिस्टिंग दीज सर्विसेज विच मे हैव डिफरेंट रूल्स इन इंडिया। देखो ये कोई एक्ट नहीं है, तो ये गलत है, ये भी गलत है, क्योंकि रेलवेज और पोस्टल सर्विसेज ये सब जो है बहुत सारी ऐसी सेवाएं होती हैं जो कि इमरजेंसी है, और जिनकी अगर अंदर कोई डिस्टर्बेंस आता है
तो पब्लिक हेल्थ को, पब्लिक जान माल को नुकसान हो सकता है काफ़ी ज़्यादा। कोरोना के टाइम पर आपको याद होगा इमरजेंसी सेवाएं के नाम से स्टिकर लगाते थे, और अलग अलग कुछ डिपार्टमेंट के, रेलवेज़ हैं या हॉस्पिटल्स वगैरह होते हैं, ये सब इमरजेंसी सेवाएं होती थी, इनमें कोई बाधा नहीं होनी चाहिए, इसलिए गवर्नमेंट का इसमें कंट्रोल होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, नन, दोनों ही गलत हैं इसमें। ये देखो, रेलवे, वाटर सप्लाई, पावर, पोस्टल सर्विसेज, टेलीकम्युनिकेशन, ये सब हैं पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज में आते हैं। और आईडी एक्ट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट जो है वो डिफाइन करता है और लिस्ट करता है इन सर्विसेज को। ठीक है, पावर, लाइट, वाटर जो पब्लिक को सप्लाई करते हैं वो इसमें इंडस्ट्रीज आती हैं, विभाग आते हैं। और पब्लिक कंजर्वेंसी या सैनिटेशन वाले जो होते हैं सिस्टम्स, वो भी इसमें आते हैं। बैंकिंग, इंश्योरेंस सर्विस, कुछ स्पेसिफिक पीरियड के लिए कई बार ये डिक्लेयर होते हैं, तो ये भी इसमें आते हैं। और कोई भी स्पेसिफाई अगर गवर्नमेंट करती है तो वो इसमें आएगा, पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज। और इनमें कोई स्ट्राइक वगैरह होती है तो नोटिस देना पड़ता है पहले। नेक्स्ट, मैक्सिमम ओवर टाइम, इट कैन बी अंडर फैक्ट्रीज एक्ट। देखो ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। नॉर्मली जब भी आप देखोगे हर जगह जो लिखा हुआ होता है कि ओवर टाइम कितना हो सकता है एक क्वार्टर में, 3 महीने में, तो ये 50 घंटे बोलते हैं नॉर्मली हम। लेकिन इसमें क्वेश्चन में पूछा है मैक्सिमम ओवर टाइम, इट कैन बी, वर्ड्स का खेल है, अंडर फैक्ट्रीज एक्ट। तो इसमें जो है एग्जेम्पशन भी लेने का प्रोविजन होता है। तो कई बार कोई इंडस्ट्री, फैक्ट्री जो है वो एग्जेम्पशन ले सकती है गवर्नमेंट से, विभाग से, तो उसके अंदर ये मैक्सिमम 75 आवर्स पर क्वार्टर तक भी जा सकता है। तो इसका आंसर होगा डी। ये सेक्शन 65 है एक फैक्ट्रीज एक्ट का, याद रखना, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट की पावर होती है, वो एग्जेम्पशन ऑर्डर पास कर सकता है, लेकिन ये पास करवाना पड़ता है, एग्जेम्पशन लेना पड़ता है, तभी ये अलाउड है एम्प्लॉयर को। और ये जो अदर सेक्शंस हैं इस एक्ट के 51, 52, 54, 56, इनसे एग्जेम्पशन देता है ये जो सेक्शन 65 वाला जो होता है। ठीक है, लेकिन इसमें भी लिमिटेशंस हैं कि ये होता है कि एक दिन का जो टोटल वर्क है 13 घंटे से ऊपर नहीं हो सकता है। वर्कर जो है वो लगातार 7 दिन से ज़्यादा ओवर टाइम नहीं वो करा सकते हैं, ये सब कुछ होता है। लेकिन कुछ स्टेट्स हैं, देखो ये यूनिफॉर्मली ये है इंडिया में कि 75 से ऊपर किसी भी हालत में नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी महाराष्ट्र, कर्नाटका, कुछ स्टेट्स हैं जिन्होंने ये ओवर टाइम की लिमिट को चेंज किया है, और काफ़ी कंट्रोवर्शियल है, और कुछ लीगल जो है सूट्स वगैरह भी इसमें चल रहे हैं। नेक्स्ट है पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट 1972 अप्लाइज टू फैक्ट्रीज, माइंस, ऑयल फील्ड्स, प्लांटेशन, पोर्ट्स, railway companies and any shop or establishment where 10 or more persons have been employed at any time during the preceding 12 months। पिछले 12 महीनों में जहां पर 10 या 10 से ज़्यादा काम कर रहे थे इन सारे फैक्ट्रीज में, माइंस, ऑयल फील्ड्स में, मतलब इन एस्टेब्लिशमेंट्स में, इन टाइप ऑफ एस्टेब्लिशमेंट्स में, तो इनके ऊपर पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट लागू होगा। क्या ये बात सच है? तो मेन चीज़ क्या है? 10 या 10 से ज़्यादा काम करने वाले, ये बात सच है कि किसी, ऐसा नहीं कि हर एस्टेब्लिशमेंट पर लागू होगा, जहां पर 10 या 10 से ज़्यादा काम करते हैं वहां पर ये लागू होता है। और कंडीशंस होती हैं, ग्रेजुटी सभी को नहीं मिलती है। ठीक है, अभी जो नया जो लेबर कोड जो आ रहे हैं, जो सोशल सिक्योरिटी कोड आएगा, उसमें पीरियड जो है स्पेसिफाई होगा, वो जो चेंज हो रहा है, जिसमें लगभग ईयरली करने की बात है कि हर साल का के ऊपर वो डिसाइड होगी, लेकिन अभी वो लागू नहीं हुआ है। अभी तक क्या प्रोविजन है कि एटलीस्ट 5 साल की सर्विस होनी चाहिए। तो ये बात सही है, पहला सेंटेंस करेक्ट है। सेकंड है इन एनी कंडीशन द सर्विस ऑफ एम्प्लॉई मस्ट बी ओवर 5 years फॉर एलिजिबिलिटी ऑफ पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी। तो देखो 5 साल की मैंने बताया, अब अगर आपने लाइटली इसको लिया है या कैजुअली पढ़ा है या फिर नॉर्मली पढ़ा है, ध्यान नहीं दिया है उसके ऑप्शन के ऊपर कि किसका मतलब क्या निकल रहा है, तो आप गलत कर देंगे। इसमें लिखा है इन एनी कंडीशन, एनी कंडीशन नहीं है। अगर मान लीजिए 5 साल की सर्विस नहीं है और 3 साल की सर्विस और एम्प्लॉय की डेथ हो गई, तो ये ग्रेजुटी क्या उसको मिलेगी? यस, मिलेगी उसको। तो ऐसा नहीं है कि इन एनी कंडीशन 5 साल से ऊपर होना चाहिए सर्विस ग्रेजुटी के लिए, नहीं ऐसा, तो ये गलत हो गया। तो आंसर इसका हो जाएगा ओनली 1। इंडियन इंडस्ट्रियल लॉ है और स्टैट्यूटरी बेनिफिट देता है ये एक्ट, ताकि ये रिवॉर्ड हो सके एक एम्प्लॉय को कि वो लंबी और कंटिन्यूस सर्विस करे। उसके लिए एक प्रमोट करने के लिए है कि लोग जल्दी जल्दी जॉब ना छोड़ें, लंबा चले किसी भी इस्टेब्लिशमेंट में, ताकि दोनों को फ़ायदा हो। तो इसलिए एक ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक सपोर्ट होता है, इकोनॉमिक सपोर्ट होता है, और उसको प्रमोशन किया जाता है इस एक्ट के थ्रू, और ये मैंडेटरी है।
बहुत सारे केस होते हैं ग्रेचुइटी के लगते हैं बहुत सारे एस्टेब्लिशमेंट में। सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल में लगते होंगे जो लीगल इशू क्रिएट होते हैं, क्योंकि क्या करते हैं एम्प्लॉयर बड़े स्मार्ट होते हैं, 1 साल 2 साल रख के बीच में हटा देंगे, फिर दोबारा लगा लेंगे, ऐसे करके कंटिन्यूस सर्विस जो है वो नहीं रह पाती है 5 साल की। नेक्स्ट है ये फैक्ट्रीज, माइंस, प्लांटेशन, सभी शॉप्स वगैरह सभी पे लागू होता है जहाँ पर 10 से ज़्यादा लोग काम करते हैं, और एटलीस्ट 5 ईयर्स ऑफ कंटिन्यूस सर्विस है। देखो कंटिन्यूस सर्विस यही है सारा खेल इसका, कंटिन्यूस सर्विस का। बीच में 2 महीने हटा देते हैं, 1 महीने हटा देते हैं, तो वो कंटिन्यूस सर्विस नहीं रह पाती है 5 साल की, और फिर वो ग्रेचुइटी नहीं मांग सकते हैं एम्प्लॉइज़। ये बड़ा खेल होता है, इसलिए क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब ये 5 साल की जो रिक्वायरमेंट है वो डेथ और कोई डिसेबलमेंट हो जाए उस केस के अंदर ये वेव हो सकती है कंडीशन, तो उस 5 से कम वालों को भी उसमें ग्रेचुइटी मिलेगी। फिक्स टर्म एम्प्लॉइज, उनको भी रिसेंट में जो अमेंडमेंट में कवर किया गया है। जो फिक्स टर्म एम्प्लॉइज होते हैं, कई बार उनका टाइम फिक्स किया जाता है, वो परमानेंट एम्प्लॉइज नहीं है कि भाई 3 साल के लिए रहोगे, 4 साल के लिए रहोगे, तो वो भी अगर 5 साल की होती है तो उनको भी मिलता है। नेक्स्ट है एम्प्लॉइज ऑन फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर ग्रेचुइटी। देखो इसमें आ ही गया, एन एम्प्लॉई हु वॉलंटरली रिजाइन्स आफ्टर कंप्लीटिंग 5 years ऑफ कंटिन्यूस सर्विस इज नॉट एंटाइटल्ड टू ग्रेचुइटी। क्या जो वॉलंटरली रिजाइन करता है 5 साल की कंटिन्यूस सर्विस के बाद में, क्या उसको ग्रेचुइटी मिलेगी? नॉर्मली रिटायरमेंट के लिए होता है ये ग्रेचुइटी का इशू जो होता है कॉमनली जब हम देखते हैं, लेकिन 5 साल की कंडीशन होती है। इफ ग्रेचुइटी इज नॉट पेड विद इन 30 days ऑफ इट बिकमिंग पेबल, द एम्प्लॉयर इज लाइबल टू पे इंटरेस्ट ऑन द अमाउंट। देखो 30 दिन के अंदर अंदर उसने नहीं पे किया है तो उसको इंटरेस्ट उस पर देना पड़ता है। ये बात करेक्ट है, ये बात भी करेक्ट है। ये जो है ना, इसमें इशू क्या है कि वॉलंटरली रिजाइन कर रहा है, लेकिन उसने कंडीशन मीट कर दी है कंटिन्यूस 5 साल की सर्विस, उसके बाद वो अगर रिजाइन करता है तो उसको ग्रेचुइटी पे होगी। तो इसमें लिखा है नॉट एंटाइटल्ड, ये नॉट का भी आप ध्यान रखना, ये गलती मत कर देना। आंसर इसका हो जाएगा बी 1 और 3, क्योंकि दूसरा सेंटेंस इसमें गलत है, ये वाला, ये दोनों सही है। अब इसमें डिटेल सारा लिखा हुआ है कि 5 साल की कंटिन्यूस सर्विस होनी चाहिए, और 5 साल का रूल वेव हो सकता है कौन सी कंडीशन में? डेथ या डिसेबलमेंट की कंडीशन में। एप्लीकेबिलिटी ये सारी है, मैंने बता दिया 10 या 10 से ज़्यादा जहाँ पर होते हैं। कैलकुलेट कैसे होती है कि हर जो एक कंप्लीट ईयर होता है सर्विस का, उसके 15 दिन की वेजेस का लिया जाता है, और फिर उसको फैक्टर से इनटू करते हैं ना, और टोटल मैक्सिमम जो है अभी 20 लाख है। ये आप एक बार और चेक कर लेना, ये 20 लाख लेटेस्ट ही है। अभी कुछ रिसेंट में कुछ आया था, सेंट्रल गवर्नमेंट का कुछ एम्प्लॉइज़ का कुछ आया था, लेकिन ये अभी 20,000 ही मिला है मुझे। 7 days वेजेस किस केस में लेते हैं? जो सीजनल एस्टेब्लिशमेंट होता है, जैसे बीडी वर्कर्स आपने सुना होगा या कोई और है, तो जिनका सीजनल चलता है वर्क, तो उस केस में ये 15 दिन का ना लेके एवरेज वेजेस जो है वो 7 days के वेजेस को लेते हैं, और फिर उसको फैक्टर से इनटू करके और ये ग्रेचुइटी का अमाउंट कैलकुलेट करते हैं। फिक्स टर्म एम्प्लॉइज जो होते हैं वो भी इसके लिए एलिजिबल हैं, रिगार्डलेस ऑफ देयर टेन्योर बीइंग लेस देन 5 years, क्योंकि वो एक्सटेंड होता रहता है। तो ये फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट पर जो वर्कर्स रखे जाते हैं उनके लिए भी ये लागू होता है। ठीक है, कंडीशन मीट करनी होगी। 30 दिन के अंदर नहीं दिया तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा। नॉर्मली सुपर एनुएशन अधिकतर केस में 58 years पे होता है। ये एम्प्लॉय की एज जब 58 years हो जाती है और उसकी जो कंडीशन मीट अगर होती है कंटिन्यूस 5 साल की, तो उसको मिलता है। वॉलंटरीली अगर 5 साल की कंटिन्यूस सर्विस के बाद भी रिटायर होता है तो भी उसको मिलेगा। तो रेजिग्नेशन का जो इशू है इसको भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है ट्रेड यूनियंस आर लीगली रिकॉग्नाइज्ड एसोसिएशंस ऑफ वर्कर्स established primarily to regulate relations between workers and employers through collective action as defined by ID Act 1947। देखो ट्रेड यूनियंस होती हैं और बहुत आपने देखा होगा धरने देते हैं, प्रदर्शन करते हैं। ट्रेड यूनियंस का बहुत कुछ न्यूज़ में आता रहता है। ट्रेड यूनियंस एक बहुत इम्पोर्टेंट एक टर्म है लेबर लॉ में और एक बहुत इशू है, बहुत इम्पोर्टेंट किसी भी देश के अंदर। और अपनी बात रखने के लिए ट्रेड यूनियंस हमेशा ही हिस्ट्री में अपना लोहा मनवाती रही हैं। तो ट्रेड यूनियंस आर लीगली रिकॉग्नाइज्ड एसोसिएशंस, बिल्कुल करेक्ट बात है, लीगली रिकॉग्नाइज्ड होती हैं। किसकी? वर्कर्स की। एस्टैब्लिश्ड प्राइमरीली किसके लिए एस्टैब्लिश होते हैं यूनियंस? टू रेगुलेट रिलेशन बिटवीन द वर्कर्स एंड एम्प्लॉयर्स।
बात करेक्ट है। थ्रू कलेक्टिव एक्शन, क्योंकि इसमें सबका कंट्रीब्यूशन होता है, ट्रेड यूनियन को एक आदमी नहीं करता, यूनियन होती है, बहुत सारे लोग इसमें होते हैं, तो कलेक्टिव एक्शन है एज डिफाइंड बाय आईडी एक्ट। तो ये बात गलत हो गई, आईडी एक्ट नहीं, ट्रेड यूनियंस एक्ट है 1926 का, ट्रेड यूनियंस एक्ट याद रखना। तो ये आप 2 लाइन पढ़े, उसी फ्लो के अंदर करेक्ट मत कर देना, लास्ट में एक ही वर्ड से गलत हो गया ये। नेक्स्ट है ट्रेड यूनियंस एक्ट 1926, ए मिनिमम ऑफ 7 और मोर मेंबर्स आर रिक्वायर्ड टू सब्सक्राइब टू द रूल्स एंड अप्लाई फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ अ ट्रेड यूनियन। एक्ट में लिखा हुआ है कि 7 या कुछ उससे ज़्यादा मेंबर्स जो हैं मिनिमम होने चाहिए अप्लाई करने के लिए, सब्सक्रिप्शन के लिए। तो आंसर इसका हो जाएगा, सॉरी ये जो है सेंटेंस करेक्ट है, इसमें गलती नहीं है। आंसर इसका जो ये डी नन लिखा है ये गलत है, इसका आंसर एक्चुअल में ओनली 2 होना चाहिए, बी, क्योंकि 7 या उससे ज़्यादा मिनिमम होने चाहिए, सब्सक्राइब करने की ही बात यहाँ पर कर रहा है। एक इशू होता है उसको कंटिन्यूस रखने का, उसके लिए ज़्यादा मेंबर चाहिए होते हैं। तो देखो ये टेम्परेरी हो चाहे परमानेंट हो, वो सारे उसका ट्रेड यूनियन का मेंबर बन सकते हैं, और ये एक तरह से वर्कर्स और एम्प्लॉयर्स के बीच में रिलेशंस को रेगुलेट करने के लिए है। और एक टर्म आती है इंपॉर्टेंट, रेस्ट्रिक्टिव कंडीशंस ऑन ट्रेड और बिजनेस। ट्रेड यूनियंस क्या करती हैं, अपनी कंडीशन लगाती हैं, इसलिए हमेशा ये कहा जाता है कि वो इम्पोज करेंगी रेस्ट्रिक्टिव कंडीशंस ऑन ट्रेड एंड बिजनेस। यूँ नहीं कि मनमर्जी कर ले एम्प्लॉयर, या जैसे सरकार भी होती है, तो देश के अंदर बड़ी ट्रेड यूनियंस हैं, सरकारी कर्मचारियों के लिए भी होती है, वो भी बनाते हैं। तो रेस्ट्रिक्टिव कंडीशन हमेशा लगाते हैं। और एक और चीज़ है, इस डेफिनेशन में एक और चीज़ ली गई है कि फेडरेशंस ऑफ 2 और मोर ट्रेड यूनियन, इसको भी अलाउ किया गया है कि फेडरेशन भी बना सकते हैं 2 या 2 से ज़्यादा यूनियन, जैसे कलेक्टिव स्टेटमेंट कई बार आता है। नेक्स्ट है ये रहा, एक मिनिमम ऑफ 7 और मोर मेंबर्स आर रिक्वायर्ड टू सब्सक्राइब टू द रूल्स एंड अप्लाई फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ अ ट्रेड यूनियन। कम से कम 7 लोग चाहिए, ये मिनिमम कंडीशन है। लेकिन कंटिन्यूअस मेंबरशिप जो होती है, वो जितने भी वर्कर्स हैं टोटल, उनका एटलीस्ट 10% होना चाहिए, या फिर 100 होना चाहिए नंबर, जो भी कम हो, ठीक है। और 7 तो रजिस्टर रहने ही रहने चाहिए मिनिमम, मतलब उसको आइडेंटिटी के लिए। लेकिन अगर उसकी रजिस्ट्रेशन को कंटिन्यू करना है तो फिर एटलीस्ट 10% ऑफ टोटल वर्कर्स या फिर 100, जो भी कम हो, वो तो होना ही चाहिए। नेक्स्ट है, अ माइनर कैन बिकम अ मेंबर ऑफ अ ट्रेड यूनियन एट व्हाट मिनिमम एज। क्या कोई माइनर भी बन सकता है क्या? तो बन सकता है, और इसके लिए भी प्रोविजन है कि ट्रेड यूनियन का मेंबर एक माइनर बन सकता है, और 15 साल की उम्र कम से कम उसकी होनी चाहिए। सेक्शन 21 जो है ट्रेड यूनियंस एक्ट का, वो बताता है कि 15 साल जो है मिनिमम एज रखी गई है कि वो उसके ऊपर ही बन सकता है मेंबर। नेक्स्ट है मिनिमम नोटिस रजिस्ट्रेशन को कैंसिलेशन के लिए। किसी भी ट्रेड यूनियन को रजिस्टर कराया जाता है तो मिनिमम 60 डेज का, डी का आंसर है 2 महीने का टाइम होता है मिनिमम नोटिस का, और ये सेक्शन 10 में दिया गया है, नॉट लेस देन 2 मंथ नोटिस अगर कैंसिलेशन कराना है तो उसके ट्रेड यूनियन के रजिस्ट्रेशन का। क्विक क्वेश्चन से आगे थोड़े से, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स डज नॉट अप्लाई टू अ रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन। कौन से एक्ट अप्लाई नहीं होते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन के ऊपर। कंपनीज एक्ट, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट। देखो कोई भी जो बॉडी होती है, कोई एक एस्टेब्लिशमेंट है, वो किसी ना किसी एक्ट के अंदर रजिस्टर होता है देश में। जैसे कंपनी कोई अगर है तो वो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, ROC जो MCA का पोर्टल है, उस पर रजिस्ट्रेशन उसका होता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में, और कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग होता है। तो कंपनीज एक्ट में कोई कंपनी का होगा। सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, कई बार रजिस्टर्ड सोसाइटीज होती हैं, जो सोसाइटीज बनती रहती हैं, जैसे स्कूल कॉलेज वगैरह जो होते हैं वो कई बार किसी ट्रस्ट या किसी सोसाइटी के अंडर रजिस्टर होते हैं। कोई स्कूल या हॉस्पिटल डायरेक्टली रजिस्टर नहीं होता है, हमेशा वो देखना आप किसी सोसाइटी के अंडर रजिस्टर होता है, फिर किसी ट्रस्ट के अंडर होता है। तो इस एक्ट के अकॉर्डिंग उनका रजिस्ट्रेशन होता है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो होती हैं वो भी रजिस्टर होती हैं, जैसे कि अमूल है, सरस है, ये सब है।
अब जो है ट्रेड यूनियन के ऊपर कौन सा लागू नहीं होता, क्योंकि जिसका रजिस्ट्रेशन ट्रेड यूनियंस एक्ट के अंडर हुआ है उस पर ये तीनों ही लागू नहीं होंगे। आंसर इसका है डी, ये एप्लीकेबल नहीं है। उन तीनों में उनको रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी नहीं है क्योंकि ट्रेड यूनियंस एक्ट में करा लिया है। नेक्स्ट है, व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ द ऑफिस बेयरर्स ऑफ अ ट्रेड यूनियन मस्ट बी एम्प्लॉयड इन द कंसर्न इंडस्ट्री। ऑफिस बेयरर्स, अब जो कुछ ऑफिस बेयरर्स तय होते हैं कि भाई ये प्रेसिडेंट होगा, ये सेक्रेटरी होगा, इस तरह से, तो कौन से प्रोपोर्शन में वो कंसर्न इंडस्ट्री के अंदर एम्प्लॉय होने चाहिए। तो ये 1/2 जो है 50% एटलीस्ट जो है टोटल ऑफिस बेयरर जितने भी हैं, अगर 10 हैं तो उनमें से 5 लोग एटलीस्ट जो है उस इंडस्ट्री से कनेक्टेड होने चाहिए। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी एन ऑफिस बेयरर ऑफ अ ट्रेड यूनियन। अ पर्सन बिलो 18 ईयर्स, माइनर एज 16, मेंबर वर्किंग इन द इंडस्ट्री, रिटायर्ड वर्कर। ऑफिस बेयरर के लिए पूछा गया है। अभी हमने पढ़ा था कि मेंबर बनने के लिए, अब ये बात आई है ऑफिस बेयरर बनने के लिए। इनमें से कौन सा नहीं हो सकता है? तो जो एक्ट में लिखा गया है उसके अकॉर्डिंग क्या रिटायर्ड वर्कर बन सकता है? ऑफिस बेयरर बन सकता है। मेंबर वर्किंग इन द इंडस्ट्री ये बन सकता है। आंसर इसका जो 21A सेक्शन 20 इसमें लिखा है कि ऑफिस बेयरर मस्ट बी 18 ईयर्स और अबव, ये होना चाहिए। अब देखो ये ऐसा क्वेश्चन है जिसके अंदर दो चीजें हैं वो ऐसी हैं जो एप्लीकेबल हो रही हैं आंसर के अंदर। यहां आपको चुनना है बेस्ट आंसर कि इस एक्ट के अकॉर्डिंग क्या कहा गया है। वो ये कहा गया है कि 18 साल से ऊपर का ही होना चाहिए ऑफिस बेयरर। तो माइनर एज 16 इसकी अकेले की बात नहीं है, पर्सन जो भी 18 साल से कम का होगा वो अलाउड ही नहीं है इसका, इसलिए इसका आंसर होगा ए। सिविल सूट्स कैन नॉट बी फाइल्ड अगेंस्ट ट्रेड यूनियन फॉर एक्ट्स डन। कुछ इम्यूनिटीज दी जाती हैं सिविल सूट के लिए, कोई क्रिमिनल उसके ऊपर कोई केस नहीं होगा, कुछ चीज़ों के लिए कंडीशंस हैं कि ट्रेड यूनियन के ऊपर ये केस नहीं हो सकते हैं। लेकिन कब सिविल सूट कब फाइल नहीं होगा? इन कंटेम्पलेशन ऑफ अ ट्रेड डिस्प्यूट अगेंस्ट अ कॉम्पिटिटर, अ पॉलिटिकल पर्पस और मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड। देखो अगर फंड्स का मिस अप्रोप्रिएशन कर लिया तो मतलब घपला कर दिया, तो ऐसे कोई इम्यूनिटी कैसे दे सकता है कोई लॉ? तो ये बात गलत है। पॉलिटिकल पर्पस, अपने पॉलिटिकल मतलब साधने के लिए कोई उसने कुछ भी किया तो उसके लिए क्या सिविल सूट कोई दायर नहीं होगा, इम्यूनिटी मिलेगी क्या? तो ये भी पॉसिबल नहीं है। अगेंस्ट अ कॉम्पिटिटर, कोई कॉम्पिटिटर है, दूसरी कोई यूनियन है, उसके साथ कुछ इशू है, तो क्या सिविल सूट फाइल नहीं हो सकता है? हो सकता है, क्योंकि इट इज़ वेरी अनलाइकली। ऑप्शन ए सेज इन कंटेम्पलेशन ऑफ अ ट्रेड डिस्प्यूट बिकॉज दे आर वर्किंग फॉर द ट्रेड इश्यूज द रेगुलेशन of the working conditions which are being applicable there on the work, an employer and employee both are the parties, तो उनके बीच में कोई डिस्प्यूट ना हो। तो ट्रेड डिस्प्यूट जो है where the contemplation of a trade dispute is allowed is involved, then there is an immunity for the trade union, so civil suit cannot be filed in that condition. सेक्शन 18 सेज इम्यूनिटी फ्रॉम सिविल सूट्स फॉर एक्ट्स ड्यूरिंग ट्रेड डिस्प्यूट, क्योंकि उसी के लिए ही ट्रेड यूनियंस काम करती हैं, तो उसके लिए इम्यूनिटी दी गई है। नेक्स्ट है, चेंज ऑफ अ नेम ऑफ अ ट्रेड यूनियन रिक्वायर्स कंसेंट ऑफ हाउ मेनी मेंबर्स। अगर ट्रेड यूनियन का नाम चेंज कराना है तो एटलीस्ट कितने लोगों की कंसेंट होनी चाहिए? तो इसका आंसर है 2/3। इट नीड्स कंसेंट ऑफ एटलीस्ट 2/3 मेंबर्स ऑफ द union. Section 23 of Trade Unions Act says that. So answer is C. Next, for amalgamation of two trade unions, votes in favor must be at least. Amalgamation means two unions, two or more are becoming one. आपस में मिल रहे हैं, तो amalgamation के लिए in favor में वोट एटलीस्ट कितने होने चाहिए? तो 60% होने चाहिए। ये सेक्शन 24 कहता है ट्रेड यूनियंस एक्ट का। अब ये इतने सारे जो है छोटी छोटी चीज़ें हैं जो पूछ सकते हैं, आपसे पूछते हैं, क्योंकि प्रोविजंस के रिगार्डिंग क्वेश्चन आता है। ऐसे ही हम आगे क्वेश्चंस के अंदर दूसरे एक्ट के प्रोविजंस के रिगार्डिंग भी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। एनुअल रिटर्न्स टू रजिस्ट्रार मस्ट इंक्लूड। देखो रजिस्ट्रार का इसमें नियुक्त होता है, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको एनुअल रिटर्न सबमिट होती है, इसमें ट्रेड यूनियन करती है। तो उसमें कौन कौन सा आएगा? अ स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, स्टेटमेंट ऑफ एनुअल रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर, लिस्ट ऑफ ऑफिस बेयरर्स। तो सारी चीज़ों का
जाना चाहिए रिटर्न में। और ये हर साल ये रिटर्न जो है रजिस्ट्रार को, ट्रेड यूनियन को सबमिट करना पड़ता है, जिसके अंदर उसकी एसेट लाइबिलिटीज़ का डिटेल होता है, क्योंकि उसमें फंड होते हैं, जनरल फंड होता है, पॉलिटिकल फंड होता है, और उसके हिसाब से वो एक्टिविटी करते हैं। तो एक पूरा सिस्टम है उसका। सो दीज एनुअल रिटर्न्स आर मैंडेटरी ऑन द यूनियन, और वो अगर नहीं मैंडेटरीली इसको सबमिट करता है पर ईयर तो उस पर पेनल्टी भी है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, एक्सपेंडिचर और रिसीट्स का लेखा जोखा, एसेट लाइबिलिटीज़ का, ऑफिस बेयरर्स की लिस्ट, ये जाने चाहिए सारे। आंसर इसका है ऑल ऑफ द अबव। सेक्शन 28 ये मैंडेट करता है, कौन से एक्ट का? ट्रेड यूनियंस एक्ट का। नेक्स्ट है, इसी एक्ट के अंदर रजिस्ट्रार कौन होता है, किसको कहा जाएगा रजिस्ट्रार? अब नाम हम सुनते हैं रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। अभी मैंने बताया कि कंपनी रजिस्टर होती हैं, कहाँ पे रजिस्ट्रार, कहाँ रजिस्टर होती हैं? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज में, आरओसी में। ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का ये इंपॉर्टेंट जो है भाग है। तो इसी में ये पोर्टल है, और वहाँ कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग वो रजिस्टर होते हैं। तो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, क्या ये वो रजिस्ट्रार है, या फिर रजिस्ट्रार अपॉइंटेड अंडर द एक्ट? कौन सा एक्ट? ट्रेड्स यूनियन एक्ट है ना। क्या ये वाला रजिस्ट्रार है, क्या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, या लेबर कमिश्नर है? ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑथोराइज किसको किया गया है। कई बार पूछते हैं कि कौन ऑथोराइज है, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, इसमें ऑफिसर कौन होगा। तो स्पेसिफिक जो क्वेश्चन है ना, बहुत बार पूछे गए। लास्ट के जो पेपर्स आए हुए हैं, जो लेबर एनफोर्समेंट ऑफिसर की एग्जाम होती है, ईपीएफओ के जो पास्ट में जो एग्जाम हुए हैं, ईओएओ के या एपीएफसी के, उनमें ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं। तो इसका आंसर होगा बी। इस एक्ट के अंडर जब रजिस्ट्रेशन होता है तो इसी एक्ट के अंडर ही रजिस्ट्रार अपॉइंट होता है, और उसी को ये एनुअल रिटर्न वगैरह सबमिट होती हैं। और ये एनुअल रिटर्न का जो क्वेश्चन आया था उसमें एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है कि 31 दिसंबर उसमें डेट बताई गई है कि एनुअल रिटर्न के लिए मार्च वाला टाइम नहीं होता, इसमें 31 दिसंबर का टाइम इसमें दिया हुआ होता है। ठीक है, अब पार्ट 2 इसका नेक्स्ट आएगा। ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे, और वर दीज क्वेश्चंस एमसीक्यूज आर हेल्पफुल टू यू? अगर हेल्पफुल है तो आप मुझे बताएं। कोई मैसेज किसी का भी नहीं आया है। आई डोंट थिंक कि आपको ऐसा लगा हो कि आपका टाइम वेस्ट हुआ है या फिर ये काम के नहीं है। सो वी मे स्टॉप दीज लेक्चर्स अगर ऐसा है तो, और अगर दीज आर बेनिफिशियल देन प्लीज टेल मी, डू लेट मी नो। थैंक्स अ लॉट।